सुप्रभात दोस्तों। हम लोग अगले दिन हम लोगों ने न्यू अध्याय या न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता। तो हम लोगों ने सूक्ष्म जीव, मैंने कल सूक्ष्म जीव के बारे में बताया कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, तो इनका उपयोग कैसे होता है, किन किन क्षेत्र में होता है, ये सब हम लोगों ने कल देखा। जिसमें हम लोगों ने घरेलू उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों की जो भूमिका देखा था। पहला हम लोगों ने उदाहरण लिया था दही के रूप में, जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु शामिल था, लैक्टिक अम्ल शामिल था, और दही में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो परिवर्तित होता है विटामिन B12 होता है, तथा ये पाचन क्रिया को सुचारू रूप से बनाने में कार्य करता है। ये सब हम लोगों ने कल देखा। तो आज घरेलू उत्पाद का जो अगला भाग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवों की घरेलू उत्पाद में क्या भूमिका होती है, या इनके उदाहरण दीजिए। तो हम लोग उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसी क्वेश्चन आंसर का जवाब यहाँ से देंगे। तो अगला हमारा, पहले हम लोग दही बनाने को देख रहे थे, आज देखेंगे खमीर वाले पदार्थ। क्या देखेंगे? खमीर वाले पदार्थ। तो बच्चों, खमीर वाले पदार्थ के अंतर्गत आता क्या है? बहुत प्रचलित नाम है डोसा तथा इडली। क्या? डोसा तथा इडली। अब इसके देखते हैं। डोसा तथा इडली चूंकि खाद्य पदार्थ है, भोजन से संबंधित है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि दो जीवाणु हैं जो डोसा तथा इडली में प्रयुक्त किए जाते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी हैं। तो हमने बताया था हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक होते हैं। तो देखेंगे खमीर वाले पदार्थ में, या परीक्षा में पूछता है निम्न में से खमीर वाले पदार्थ के लिए उपयोगी जीवाणु है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ल्यूकोनास्टाक स्ट्रेप्टोकोकस। ल्यूकोनास्टाक स्ट्रेप्टोकोकस नामक ये जीवाणु जो हैं एक खमीर वाले पदार्थ का उत्पादन करने में मदद करते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है कि इसका इडली डोसा का निर्माण कैसे किया जाता है, तो ये सामान्य तौर से इडली डोसा का जो निर्माण है, जैसे चावल का आटा हो गया, उड़द का आटा हो गया ना, उड़द आप लोग जानते हैं, उसको क्या करते हैं, हम भिगोते हैं। भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसे प्रातःकाल उसे निकालते हैं, उसे पीसते हैं। पीसने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, इडली और डोसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ये जीवाणु ही है, लेकिन अगर थ्योरी में पूछेगा तो इस तरह से लिखना पड़ेगा कि इसके लिए हम उड़द या चावल के आटे को भिगोते हैं, कुछ घंटों के लिए इसे भिगोते हैं। भिगोने के बाद इसे पीसते हैं। पीसने के बाद हम क्या करते हैं, ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस सूक्ष्म जीव का उसमें क्या करते हैं, मिश्रण देते हैं, और वो कीड़वन के द्वारा, किसके द्वारा, कीड़वन के द्वारा उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, ल्यूकोनास्टाक स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या करता है, क्या एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो आटे में इसको मिलाया जाता है, और ये क्या करता है, कीड़वन करता है। कीड़वन करने के बाद इसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करना। तो इसको समझिए आप लोग कि ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस एक सूक्ष्म जीव है जो इडली डोसा या खमीर वाले पदार्थ में इसे मिलाया जाता है, जिससे अगला उत्पाद उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या उत्पन्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जिससे आटा फूल जाता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, आटा फूल जाता है। तथा आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड में, इडली डोसा में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं ना। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र आ जाते हैं। वो छिद्र किसके द्वारा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होते हैं। ध्यान रहे, परीक्षा में पूछा जाता है इडली या डोसा में या ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज के लिए इसको ध्यान में रखिएगा। एक अगला खाद्य पदार्थ था हमारा क्या,
खमीर वाले पदार्थ को तैयार करना। खमीर वाले पदार्थ में डोसा और इडली हो गए। डोसा और इडली तैयार करने में कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार के क्या हैं? सूक्ष्म जीव हैं, जो आटा पीसने के बाद इसे मिलाया जाता है तो एक किण्वन विधि से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है, जिससे आटा फूल जाता है तथा उसमें छोटे छोटे छिद्र जब जो दिखाई देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमको दिखाई देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। अगला एक और है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना, केवल 3 पॉइंट आप लिखेंगे, 3 हेडिंग कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन के जो उदाहरण अगर देंगे 3 बहुत ज़्यादा है। अगला है एकल कोशिका प्रोटीन। क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन। एकल शब्द यहाँ पर आया है। क्या आया है? एकल। एकल मीन्स क्या होता है? एक और कोशिका है, यानी एक कोशिका वाले प्रोटीन। एक कोशिका वाले प्रोटीन, तो यहाँ नाम से ही है एक कोशिका वाले प्रोटीन। हम लोग क्या करते हैं? दूध, अंडा, बहुत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ हैं जो सेवन करते हैं, तब जाके हमको कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन यहाँ पर एकल कोशिका शब्द दिया गया है, तो एकल कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर है स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना और क्या है? क्लोरेला। थोड़ा 2 बात पे हमको ध्यान दीजिए। इसको स्पाइरुलाइना ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है, यानी शैवाल ही है। क्या है? शैवाल है। स्पाइरुलाइना क्या है? एक शैवाल है जो 60% अकेले में प्रोटीन का उत्पादन करता है। जबकि क्या है? एक कोश की परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्पाइरुलाइना। क्या हो जाएगा? स्पाइरुलाइना। थोड़ा सी इस बात पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का उत्पादन या प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? स्पाइरुलाइना के द्वारा प्राप्त होता है। स्पाइरुलाइना क्या है? लवक है कि शैवाल है कि एक तरह कवक है? तो ये क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल है, जिसमें 60% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो अब देखिए, हम लोग दूध खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो उसमें भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन ऐसी इतनी अधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता। तो दूसरा स्थिति क्या होता है? क्लोरेला। क्लोरेला भी एक प्रकार का क्या है? शैवाल है, जिसमें 40%, कितना? 40% अकेले में प्रोटीन मिलता है। और अगला है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन में भी 40% प्रोटीन मिलता है, लेकिन सोयाबीन यहाँ पर शैवाल नहीं है। तो इतना जानते रहिए कि स्पाइरुलाइना में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? 60% प्रोटीन पाया जाता है। और क्लोरेला में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? क्लोरेला में 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में कितना पाया जाता है? 40% प्रोटीन पाया जाता है। इनको उगाया कैसे जाता है? जैसे विभिन्न प्रकार के, जैसे सड़े गले पदार्थों के स्थान पर इसे उगाया जाता है। जैसे गोबर इत्यादि वाले स्थान पर इसे क्या किया जाता है? उगाया जाता है। और इसे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, या कुछ पोषक तत्वों के रूप में इसे मिलाया जाता है, ताकि अगले में जो प्रोटीन की कमी है उसे पूरा किया जा सके। यानी किसी भी पदार्थ में इसे मिलाया जा सकता है। तो जहाँ प्रोटीन की कमी होगी, इसको इसमें मिलाया जाएगा। अगर इस शैवाल का नाम भी आए स्पाइरुलाइना, तो आप जान जाइएगा कि इसमें प्रोटीन मिला हुआ है। तो इतना ही क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, तो यानी ये नहीं कि स्पाइरुलाइना, क्लोरेला में केवल प्रोटीन ही है, नहीं, इसमें प्रोटीन ही नहीं, वरन इसमें क्या पाए जाते हैं? भरपूर मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, ये भी इनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहे, ये नहीं कि केवल यही पाए जाते हैं कि प्रोटीन ही 60% पाए जाते हैं, नहीं, इसमें खनिज तत्व और प्रोटीन आप जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं स्पाइरुलिना या क्लोरेला में 60% प्रोटीन के साथ साथ खनिज लवण, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट आदि पाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये इतना आपका एक क्लियर हुआ। यानी खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है? हम लोगों ने देखा दूध से दही का बनना, खमीर वाले पदार्थ और एकल कोशिका प्रोटीन। तो ये इतना आपके लिए बहुत है। यानी इस अंतर्गत अगर पूछता है सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव द्वारा खाद्य उत्पादन का विधि को दर्शाइए, या खाद्य उत्पादन के एक उदाहरण दीजिए
क्या क्या खाद्य उत्पादन सूक्ष्म जीव द्वारा बना सकते हैं, तो आपका 1-3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगले दिन होगा